everyone, welcome back to World Student Scope. My name is Prembada and in this session we are going to continue with chapter 2, that is matter around is pure. So now let us begin with our lecture and हम अब आगे बात करने वाले हैं. हमने पिछले लेक्चर में बात की थी about the solution, how solution is made and what are the properties of the solution, right? अब हम बात करेंगे बेटा concentration of a solution की. हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें पहला टॉपिक है हमारा concentration of a solution. For that we have an activity 2.3 as usual. So now let us begin with the procedure. So take approximately 50 ml of water each in two separate beakers. 50 ml water लेने हैं दो beakers में, separate beakers में, right? Now add salt in one beaker and sugar or barium chloride in the second beaker with continuous stirring. दोनों बीकर्स में पानी है, एक बीकर में आपने सॉल्ट मिक्स किया है, दूसरे बीकर में either you can add sugar or you can add barium chloride, right? And you have to continuously stir it. उसको मिलाते रहना है, जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे आपने continuously उसको stir करते रहना है, right? Now when no more solute can be dissolved, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 degrees Celsius. कि आप एक काम कर रहे हो, मिलाते चले जा रहे हो. इफ यू आर पहले आपने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया, फिर आपने मिक्स किया, देन यू ऐड मोर सॉल्ट, देन यू अगेन मिक्स इट. तो एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि और ज्यादा सॉल्ट मिक्स नहीं हो पाएगा, राइट? या फिर शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड, वॉट एवर यू आर एडिंग इन दी वाटर, राइट? उसके बाद क्या करना है हमें, जब और ज्यादा सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, देन यू हैव टू हीट द बीकर. आपने जो भी कंटेंट है बीकर का, उसमें आपको उसने बीकर को आपने हीट करना है और एटलीस्ट 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने बढ़ाना है, राइट? एंड आफ्टर डूइंग दैट स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन. हमने फिर से उसमें सोल्यूट डालना स्टार्ट कर देना है. तो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं बेटा कि क्या ऑब्जर्व करेंगे हम इस एक्टिविटी से. सो वी कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट अ हायर टेम्परेचर, राइट? तो हमने देखा कि एक टाइम ऐसा आया जब सोल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता था, लेकिन जब हमने उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई किया, जब आपने उसका टेम्परेचर और थोड़ा बढ़ा दिया, तो वी ऑब्जर्व कि हम ज्यादा सॉल्यूशन डिसॉल्व कर पाए. उसके अंदर हम जो भी हमारा सॉल्यूशन था उसमें हम ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व कर पाए, या कोई भी शुगर सॉल्यूशन, आइदर यू आर एडिंग, इफ यू आर एडिंग बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, राइट? तो व्हाट आर द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बिहेवियर ऑफ this temperature rise and the solute getting mixed in the water or the solution? So a saturation point of a solvent and a solute is fixed at a particular temperature. उसको बेटा जो हमने ऑब्जर्व किया कि जब सोल्यूट मिक्स नहीं हो पाया, चाहे वो सॉल्ट है चाहे शुगर है, तो एक ऐसा पॉइंट पहुंच गया जिससे फर्दर आप चाहो भी तो आप मिक्स नहीं कर सकते. एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द सैचुरेशन पॉइंट. उसी पॉइंट को हम क्या नाम बोलते हैं? सैचुरेशन पॉइंट ऑफ अ सॉल्वेंट. ये हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वाटर. वाटर क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट, ठीक है? तो हम उसके सैचुरेशन पॉइंट की बात करें कि हम उसमें और ज्यादा कुछ मिक्स नहीं कर पाए, राइट? सो फॉर एग्जांपल solubility of sugar in water at room temperature is 200 grams per 100 ml. कि आपने कि 100 ml ऑफ वाटर में 100 ml अगर आप वाटर लेते हो तो उसमें 200 ग्राम शुगर आप मिक्स कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है? While at 100 डिग्री सेल्सियस. लेकिन अगर आप उसी सॉल्वेंट को, पानी को अगर आप बॉईल करो, 100 ml वाटर अगर आप बॉईल कर रहे हो, तो उसमें आप 200 की जगह 500 ग्राम चीनी मिक्स कर सकते हो, शुगर मिक्स कर सकते हो. तो इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर राइज करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से आप और ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स मिक्स कर सकते हो सॉल्वेंट में. दैट इज व्हाट इट इज. ऑलराइट? सो हेंस द फैक्ट इज दैट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द साइज ऑफ द वॉइड इंक्रीजेस. क्या होता है कि बेटा ये आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में आपको बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं, राइट? तो इसमें आपका शुगर या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो आके अपने आप आराम से फिट हो गए. ऑलराइट? एंड एक टाइम ऐसा आया कि इसमें अब और पार्टिकल्स फिट नहीं हो सकते, तो हमने क्या कर दिया, हमने टेम्परेचर जो है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया, राइज कर दिया. उसके बाद वॉइड इंक्रीज हो गया. इनका कहने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट जो पानी के मॉलिक्यूल्स की है
वो ज्यादा होने लग गई तो वॉइड जो है वो इंक्रीज हो गया, तो वॉइड इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा पार्टिकल्स अब इसमें फिट आने लग गए। तो इसी वजह से जहां पहले 200 grams ऑफ शुगर वाज बीइंग एडेड इन दी 100 ml ऑफ वाटर, वहीं पे अब 200 की जगह 500 ग्राम आपका जो शुगर या फिर सॉल्ट है वो आप मिक्स कर सकते हो। क्लियर? सो एज अ रिजल्ट वी कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, एंड इस वजह से आप ज्यादा सोल्यूट उसमें ऐड कर पाए। क्लियर? सो अब देख लेते हैं बेटा, डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन is the amount of solute present in a given amount of the solution or the amount of solute dissolved in a given mass or volume of a solvent। तो concentration of a solution हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक concentration of a solution है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो सिंपल सा उसका फंडा है बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, कि आपके पास एक गिवन सॉल्यूशन है, लेट्स सपोज आपके पास गिवन सॉल्यूशन है 100 ml, तो उसमें आप कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल सकते हो या कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसमें ऑलरेडी, दैट विल डिटरमाइन योर कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्लियर? या फिर आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो दैट द अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, कि जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट आपके पास गिवन है उसमें आप जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो। क्लियर? सो हमारे पास फॉर्मूला भी है बहुत आसान सा, दैट concentration of a solution is equals to amount of solute divided by amount of solution, या फिर amount of solute divided by amount of solvent। चाहे आप solvent लिख लो तब भी ठीक है, चाहे आप solution लिख लो तब भी ठीक है। So this is the formula that will determine the concentration of a solution। तो दो मेथड्स हैं बेटा एक्सप्रेस करने के इसको, ठीक है, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को। कौन से दो मेथड्स हैं? पहला आपका है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन, जिसमें आप कैसे उसको काउंट करोगे, कैसे आप उसको डिटरमाइन करोगे, दैट मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये मास बाय मास परसेंटेज है कि आप दोनों का मास ले रहे हो, मास ऑफ सोल्यूट भी ले रहे हो, मास ऑफ सोल्यूशन भी ले रहे हो, राइट? तो इसमें आपने आप मास के थ्रू इसको डिटरमाइन कर रहे हो, ठीक है, परसेंटेज निकाल रहे हो इसकी, जिसमें आप मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहे हो। सेकेंड मेथड है आपका मास बाय वॉल्यूम। पहला आपका मास बाय मास था जिसमें आपने दोनों का मास लिया, अब आपका सेकंड जो मेथड आ गया वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें आप मास लोगे एक सोल्यूट का एंड वॉल्यूम लोगे सोल्यूशन का, जिसका परसेंटेज निकालने के लिए यू विल मल्टीप्लाई इट विद द 100, राइट? तो क्या आएगा आपके पास? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दो तरीके से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, किसको? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। या तो आप दोनों का मास ले लो, या तो आप एक का मास ले लो और एक का वॉल्यूम ले लो। क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन है बेटा, एक सैंपल क्वेश्चन है जिसको हम एक बार सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरीके से फाइंड आउट करना है जो भी आपके पास गिवन परसेंटेजेस है, राइट? सो a solution contains 40 grams of common salt in 320 grams of water। ये हमारे पास गिवन है अमाउंट कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास 40 ग्राम्स कॉमन सॉल्ट है एंड 320 ग्राम्स आपके पास क्या है? वाटर है। नाउ कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे आपको पूछा है कि आपको मास बाय मास से आपको निकालना है परसेंटेज सॉल्यूशन का, ठीक है? तो सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा। सो मास ऑफ सोल्यूट सॉल्ट, ये हमारे पास गिवन है क्या? 40 ग्राम्स, ये हमारे पास गिवन है अमाउंट ना। मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर हम वाटर की बात करें तो वो 320 ग्राम्स है। ये दोनों बात हमें समझ में आ गई, ये दोनों गिवन है। एंड वी नो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास क्या था? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्या? वॉल्यूम, सॉरी, मास ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है? तो अभी आप बेटा देख लेते हैं मास ऑफ सोल्यूशन क्या है। We know that mass of solution is equals to mass of solute plus mass of solvent। एक सोल्यूशन में आपने देखा होगा बेटा, ये वो वाला डायग्राम है जो हमारे पास ऑलरेडी था कि ये आपके पास ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट आ गया आपके पास, और ये आपके पास सोल्यूट। अगर किसी को याद होगा ये हमने पिछले लेक्चर में किया था। तो क्या बनाता है बेटा? ये बनाता है सोल्यूशन। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई, ये हमें पता लग गया, राइट? तो यही बात इन्होंने यहाँ पे भी लिखी हुई है, दैट मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू जितना मास ऑफ सोल्यूट है, सॉरी, मास ऑफ सोल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ
सॉल्वेंट। क्लियर? तो क्या है हमारे पास, मास ऑफ सोल्यूट है 40 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट है 320 ग्राम्स। आप उनको प्लस कर दो तो आपके पास आ जाता है 360 ग्राम। ये क्या आ गया आपके पास, मास ऑफ सोल्यूशन। क्या आ गया हमारे पास, ये मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। क्लियर? अब आप फॉर्मूला लगाओगे मास बाय मास परसेंटेज का। ठीक है, तो क्या है वो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास 40 ग्राम है, ये देख लो, मास ऑफ सोल्यूट 40 ग्राम है एंड मास ऑफ सोल्यूशन हमने अभी निकाला है, दैट केम आउट टू बी 360 ग्राम्स। अब उसको आप मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो आपके पास परसेंटेज आएगी 11.1%। दैट इज योर मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? दैट इज हाउ यू डिटरमाइन, दैट इज हाउ यू सॉल्व अ क्वेश्चन, राइट? अब बेटा बात करेंगे हम सस्पेंशन की, कि सस्पेंशन क्या है। अभी तक हम बात कर रहे थे सॉल्यूशन की, हमने बात किया सॉल्यूशन कैसे बनता है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एंड उसके भी आपने दो मेथड्स देखे, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, और वी आल्सो सॉल्व वन क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन क्या होता है बेटा, सो अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन व्हिच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। अच्छा, पहले हमने देखा था होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन में, कि वो एक होमोजेनस मिक्सचर है जिसमें आपको पार्टिकल्स नजर नहीं आते, थ्रू आउट वॉइड में एकदम मिक्स हो जाते हैं, राइट? वो पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो आपको दिखते भी नहीं हैं। लेकिन सस्पेंशन का जो केस है वो थोड़ा डिफरेंट है। सस्पेंशन क्या है बेटा, सस्पेंशन एक ऐसा हेटेरोजेनस मिक्सचर है। पहली बात तो ये समझ लो कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है, इट इज नॉट अ होमोजेनस मिक्सचर, राइट? तो सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड सब्सटेंस है जो आप डाल रहे हो, वो डिसॉल्व नहीं करते, दे डू नॉट डिसॉल्व, लेकिन वो सस्पेंडेड रहते हैं। इसका मतलब वो थ्रू आउट पानी में आपको घूमते हुए नजर आएंगे, दे आर सस्पेंडेड इन दी वाटर एंड उनको आप अपनी नेकेड आई से देख भी सकते हो। Whereas हमने जब पिछले सोल्यूशन की बात की थी तो उसमें हमने ये बताया था कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट इन दिस केस यू कैन इजीली सी देम, राइट? तो ये बेटा देखो सोल्यूशन हो गया एंड ये देखो सस्पेंशन हो गया। इसमें आपको मॉलिक्यूल्स नेकेड आई से दिख रहे हैं, ये नेकेड आई से आपको दिख रहे हैं सब्सटेंसेस, दीज पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड, ये थ्रू आउट आपको नजर आएंगे घूमते हुए इन द वाटर, एंड इसी को हम बोलते हैं सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं बेटा, प्रॉपर्टीज क्या क्या है सस्पेंशन की, हाउ डू वी डिटरमाइन इट। सो सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, दैट इज वन थिंग, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बातें आपको मेंशन करनी है। सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर है, ये आपको लिखना पड़ेगा, सस्पेंशन हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? नाउ द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेकेड आईज। क्लियर? ये आपके पास सॉल्यूशन है, ये देख लो आपको पार्टिकल साइज क्या है, पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि आपको नजर आ रहा है, देखो सस्पेंशन में, सेकंड वाले डायग्राम में देखो, राइट? सो ये बेटा सस्पेंशन होता है जिसमें आपको पार्टिकल्स नजर आते हैं। क्लियर? नाउ the particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make its path visible. अब अगर आप बीम ऑफ लाइट पास करो, दैट इज दी थर्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है बेटा सस्पेंशन की, कि जब आप फ्लैश लाइट से देखो, जैसे बीम ऑफ लाइट आपने पास की, तो यहाँ पे आपको पाथ ऑफ लाइट दिख रहा है ना, कि लाइट कहाँ से जा रही है, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। यस, सबको नजर आ रहा है कि पाथ ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है, लेकिन अगर आप यही आप होमोजेनस मिक्सचर में ट्राई करो तो यू वोंट बी एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट, क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं, लेकिन सस्पेंशन में आपके पास पार्टिकल थोड़े बड़े हैं, राइट? Now, the solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. जब तक तो आप मिक्स कर रहे हो, मिला रहे हो, तब तक तो आपको पूरे पानी में घूमते हुए नजर आएंगे, but the moment you put the solution on one side, तो आप देखोगे जो आपको पार्टिकल्स आपके नेकेड आई से नजर आ रहे हैं वो सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बताता है बेटा कि सस्पेंशन इज अनस्टेबल। लेकिन सॉल्यूशन कैसा था हमारे पास, सॉल्यूशन जो हमने बनाया था होमोजेनस मिक्सचर, दैट वाज स्टेबल, लेकिन सस्पेंशन इज नॉट स्टेबल। क्लियर? नाउ दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, और उनको आप फिल्ट्रेशन से आराम से सेपरेट भी कर सकते हो। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा चॉक पाउडर ले लो। चॉक पाउडर आपने पानी में मिक्स किया तो बेटा चॉक के आपको पार्टिकल्स आंखों से नजर आएंगे, यस, व्हाइट कलर के पार्टिकल्स आपको पानी में दिखेंगे। अब आप उसको थोड़ी देर रख दो
तो चॉक के पार्टिकल्स जो क्या करेंगे, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, बॉटम में नीचे चले जाएंगे, ठीक है। अब वो नीचे चले गए तो उसको आप सेपरेट भी कर सकते हो, पानी आप अलग से निकाल लो और जो चॉक के पार्टिकल्स है वो पीछे रह जाएंगे। जैसा आपको ये डायग्राम में भी दिख रहा है बेटा, आपने ये फिल्टर पेपर यूज किया है, ठीक है, ये आपने फनल लगा ली, फिल्टर फनल। यहाँ पे देखो बेटा सस्पेंशन है, सस्पेंशन ऑफ चॉक इन वाटर। ये आपको व्हाइट कलर के सब्सटेंसेस दिख रहे हैं बेटा, ये चॉक है पानी के अंदर, ठीक है। तो देखो अब मैं जहां पे मार्क कर रही हूँ, वेयर आई एम सर्कलिंग, यहाँ पे देखो चॉक जो है वो डिपॉजिट हो गया, बाकी पानी जो है आपका वो नीचे आ गया। तो इसका मतलब आप उसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो, लेकिन हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि हम उसको फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। अब बात कर लेते हैं बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशन की। हमने बात की है सॉल्यूशन की, बात की थी हमने, अब सेकंड हमने बात कर ली है सस्पेंशन की, अब हम बात कर रहे हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। अच्छा ये भी हेटेरोजेनस मिक्सचर है, सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर था, सस्पेंशन वाज हेटेरोजेनस मिक्सचर and this colloidal solution is also a heterogeneous mixture. So colloidal solution is a heterogeneous mixture, one thing, in which the size of particles lies between true solutions and suspension. जो true solutions है homogeneous mixture और जो suspension है जिसमें आपको particles आंखों से नजर आते हैं, उसके बीच में fall करता है colloidal solution। इसका मतलब ये solution हो गया, solution homogeneous हो गया, homogeneous mixture, राइट, एंड आपके पास क्या आ गया, सस्पेंशन। सस्पेंशन कैसा हमने पढ़ा था, इट वाज हेटेरोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर, राइट। एंड इसको आप कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज, इसको आप नेकेड आइज से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। एंड दिस can be seen through naked eyes। इतनी बात हमें समझ में आ गई थी बेटा, इतनी बात हमने पढ़ ली थी। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन ये बोल रहे हैं कि ये इनके बीच में आता है, कोलॉइडल सॉल्यूशन इनके बीच में आता है। ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच वाला जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं बेटा, क्या है इसकी प्रॉपर्टीज में। सो कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। कोलॉइडल पार्टिकल जो है वो बीम ऑफ लाइट, पहली बात तो आपको पाथवे दिखेगा, ये पहली प्रॉपर्टी आप समझ लो, ठीक है। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द टिंडल इफेक्ट। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है बेटा, जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच वाले पार्टिकल्स हैं, कि ना तो इतने छोटे हैं सॉल्यूशन जितने, ना सस्पेंशन जितने बड़े हैं, तो समवेयर दे कम इन बिटवीन। एंड इसका सबसे मस्त एग्जांपल और सबसे अच्छा एग्जांपल है जब आप पानी में दूध मिक्स करते हो तो कैसा कलर आ जाता है वाटर का, मिल्क वाला कलर आ जाता है ना। तो मिल्क के पार्टिकल बेटा ना बहुत छोटे होते हैं और ना बहुत बड़े होते हैं, एंड उनसे अगर आप बीम ऑफ लाइट पास कर रहे हो तो वो स्कैटर करते हैं। एंड जो कोलॉइडल पार्टिकल से बीम ऑफ लाइट जाती है उस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्लियर। तो आप देख लो बेटा, एक डायग्राम आपको नीचे दिख रहा है टिंडल इफेक्ट का। यहाँ पे आपने फ्लैश लाइट जलाई है, आप सोल्यूशन के थ्रू पास कर रहे हो। अब आप देखो मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है। यहां से आपको देखो कैसे नजर आ रहा है बीम ऑफ लाइट। तो यही बेटा इसकी प्रॉपर्टी है कि ये इस तरीके से, ये जो इफेक्ट आपको नजर आ रहा है कोलॉइडल सॉल्यूशन के थ्रू बीम ऑफ लाइट, दैट इज अ टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा टॉपिक। अब मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दिया है, ये पता होना चाहिए सभी को। ये डेफिनेशन आपको पूछी जाती है, आपको तीनों सॉल्यूशंस के बारे में पूछा जाएगा, प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा जाएगा, तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो टिंडल इफेक्ट देख लेते हैं बेटा। So Tyndall effect is the scattering of light by particles in a colloid or else particle in a very fine suspension. As बेटा scattering of जो light होती है Tyndall effect में, वो कैसी होती है, particles in a colloid form में, ठीक है। colloid form में जो particles present होते हैं उनके थ्रू जो scattering of light होती है that is called as the Tyndall effect. Now Tyndall effect can be observed when a sunlight passes through a canopy of dense forest. तो ये बेटा जो आपको डायग्राम दिख रहा है, एक पिक्चर आपके सामने नजर आ रही होगी स्क्रीन पे सबको। ये बेटा आपको देखो बीम ऑफ लाइट किसको किसको नजर आ रही है, आई होप सभी को नजर आ रही होगी कि कैसे ट्रीज के बीच से सनलाइट जो रेज है बीम ऑफ लाइट वो कैसे पास कर रही है।
तो ये बेटा टिंडल इफेक्ट है, इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते हैं। क्लियर? इसमें किस तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा? कोलॉइड पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर नॉट वेरी स्मॉल एज लुकिंग लाइक एज द सॉल्यूशन पार्टिकल्स, ना तो वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स जितने बड़े होते हैं। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड देख लेते हैं, आपकी प्रॉपर्टीज क्या है कोलॉइड की। सो अ कोलॉइड इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, ये तो समझ में आ गया सभी को। एंड पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज, क्योंकि वो सस्पेंशन जितने बड़े नहीं है बेटा, वो बहुत छोटे हैं। अब देखो ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है ये कोलॉइड पार्टिकल्स हैं, कोलॉइड पार्टिकल्स। ये कोलॉइड पार्टिकल्स आप ये नो डाउट बेटा छोटे हैं एंड दे आर स्मॉल इनफ कि आप उनको आंखों से नहीं देख सकते। तो क्या आप मेरे को बताओ कि जब आप दूध डालते हो पानी में, तो क्या आप मिल्क के पार्टिकल्स देख पाते हो? वी कैन नॉट सी दैट। सो दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइड, राइट? नाउ कोलॉइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, लेकिन वो इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट स्कैटर ना कर पाए, से जैसे ये सॉल्यूशन नहीं करता, राइट? तो कोलॉइड्स क्या करते हैं बेटा? दे आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, ठीक है? एंड दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, सो कोलॉइड्स आर स्टेबल। डिफरेंस इतना होता है सस्पेंशन से कि सस्पेंशन अनस्टेबल होता है, कोलॉइड स्टेबल है। सस्पेंशन अनस्टेबल है, कोलॉइड स्टेबल है। क्योंकि वाई? क्योंकि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, मिल्क को आप देखो बेटा, मिल्क के पार्टिकल्स तो नहीं सेटल डाउन होते पानी में। तो आप अगर मिल्क पानी में डाल के रख दो, जैसे दूध वाला तो जब आता है दूध लेके तो उसमें पानी मिला के लेके आता है ना, फिर भी आपको नजर तो वो दूध ही आता है ना। इसका मतलब क्या है कि वो थ्रू आउट मिक्स्ड है, उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं कर रहे। आप अलग से पानी और मिल्क नहीं देख सकते, वो आपको मिक्स्ड ही नजर आते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई कोलॉइड्स आर स्टेबल। अब आप देखो ये एग्जांपल, टिंडल इफेक्ट, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका कोलॉइड है। तो देखो ये कैसे बीम ऑफ लाइट जो है वो कर रहा है पास, एंड इसको हम बोल देते हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, राइट? जो कोलॉइड पार्टिकल से जाता है। क्लियर? नाउ दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। दूध को पानी से आप मिक्स अलग कर सकते हो? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब आप फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हो गई। नाउ दे कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, लेकिन आप उसको फिल्ट्रेशन से नहीं सेपरेट कर सकते, लेकिन एक प्रोसेस है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन, उससे आप इसको सेपरेट कर सकते हो। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? बहुत लोगों के लिए ये टर्म नया होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है? सो हाई वेलोसिटी रेवोल्यूशन, कि आपके पास एक अपैरेटस होता है, एक मशीन है, जिसमें आप देखो आपने टेस्ट ट्यूब में आपने अपना सॉल्यूशन डाला, जैसे लेट्स सपोज ये वाटर प्लस मिल्क है, ठीक है? ये वाटर प्लस मिल्क है, तो अभी ये सेपरेटेड नहीं है, लेकिन जब आप इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे, जब इसको सेंट्रीफ्यूज में डालोगे, सेंट्रीफ्यूज में, तो ये देखो कैसे सेटल डाउन हो गया, ये हो गया ना सेटल डाउन नीचे, आफ्टर में देखो आप सेटल डाउन हो गया है। तो ये क्यों होता है बेटा? तो सेंट्रीफ्यूगेशन बेटा होता है हाई वेलोसिटी रेवोल्यूशन, कि आपने जैसे ही टेस्ट ट्यूब आपने सेंट्रीफ्यूज में डाला और आपने जैसे ही वो मशीन ऑन की, तो बेटा इतनी तेज वेलोसिटी से घूमता है, इतनी तेज फास्ट घूमता है कि जो उसमें हेवियर पार्टिकल्स है, जैसे मिल्क का पार्टिकल्स थोड़ा हैवी होएगा पानी से, तो मिल्क का पार्टिकल्स जो होएगा वो धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा इतनी तेज रेवोल्यूशन की वजह से, एंड दैट इज व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर? नाउ the components of a colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium. जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या है? अब हम एग्जांपल ले लेते हैं पानी और वाटर का। तो डिस्पर्स्ड फेज क्या है? मिल्क, पानी, एंड डिस्पर्जन मीडियम, किसमें वो मिक्स हुआ है? पानी में। मिल्क डिस्पर्स्ड फेज हो गया आपका, एंड डिस्पर्जन मीडियम आपका पानी हो गया। तो यहां देख लो बेटा, ये डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया? लिक्विड, पानी ले लो वाटर, और डिस्पर्स्ड फेज आपका भी लिक्विड है, वो है मिल्क। तो ये बेटा कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स है ये। जैसे मैंने कोलॉइडल सॉल्यूशन लिख दिया यहाँ पे, कोलॉइडल सॉल्यूशन
तो इसके कंपोनेंट बेटा हम अगर आप पूछे कि क्या क्या कंपोनेंट है, तो आप एक बोल दोगे मैम इसमें एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, डिस्पर्स्ड फेज, क्योंकि बेटा दोनों ही लिक्विड फॉर्म में है और कोलॉइडल सॉल्यूशन थोड़ा स्टेबल है, तो दैट इज व्हाई हम इसके लिए ये टर्म्स यूज कर रहे हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर? तो इसमें मीडियम तो बेटा वही आ जाएगा, आपका पानी आ गया, वाटर, एंड डिस्पर्स्ड फेज जो चीज उसके अंदर डिस्पर्स्ड है थ्रू आउट, वो हो गया आपका मिल्क, डिस्पर्जन, डिस्पर्स्ड फेज। क्लियर? अब कुछ एग्जांपल्स है बेटा, कॉमन एग्जांपल्स ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने हैं। तो डिस्पर्स्ड फेज हमारे पास 4 कॉलम है बेटा, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप एंड एग्जांपल। तो डिस्पर्स्ड फेज में पहला आपका आता है लिक्विड प्लस गैस, ये आपका आता है एरोसॉल, ये बनाता है एरोसॉल। और एग्जांपल क्या होते हैं एरोसॉल के? फॉग, क्लाउड्स, बादल, मिस्ट जो आ जाता है कभी सर्दियों में, वो आपका लिक्विड प्लस गैस है, वो एरोसॉल है। क्लियर? उसके बाद आ जाता है बेटा सॉलिड प्लस गैस, वो भी एरोसॉल है, जैसे स्मोक, स्मोक के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, अदरवाइज उस जो स्मोक होती है वो गैशियस होती है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, वो। क्लियर? उसके अलावा गैस प्लस लिक्विड, गैस प्लस लिक्विड बनाते हैं बेटा फोम। तो शेविंग क्रीम में आपने देखा होगा बेटा फोम निकलता है, तो फोम क्या होता है? फोम एक तो लिक्विड होता है प्लस उसमें बबल्स आते हैं क्योंकि उसमें गैस प्रेजेंट होती है। क्लियर? उसके बाद बेटा लिक्विड प्लस लिक्विड, इमल्शन, जो हमने पीछे एग्जांपल देखा इमल्शन, वो इमल्शन बनाता है, उसको हम इमल्शन बोलते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क के अंदर क्या होता है? पानी। आइस सॉरी फेस क्रीम, फेस क्रीम के भी अंदर क्या होता है? कंपोनेंट्स, वाटर का कंपोनेंट होता है, क्रीम का कंपोनेंट होता है। यस? सॉलिड लिक्विड, सॉल बनाते हैं, सॉल, सॉलिड प्लस लिक्विड, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, और मड, कीचड़, कीचड़ में हमने बेटा क्या देखा है? मिट्टी होती है सॉलिड, और लिक्विड पानी। क्लियर? उसके अलावा हमारे पास एग्जांपल है गैस प्लस सॉलिड, जो फोम बनाते हैं, जैसे फोम है, रबर है, स्पॉन्ज है, प्यूमिस। तो बेटा गैस प्लस सॉलिड वही हो गया आपका स्पॉन्ज। सॉलिड, सॉलिड क्या हो गया? स्पॉन्ज, उसके अंदर जो बेटा होल्स आपको नजर आते हैं उसके अंदर क्या होती है? गैस। क्लियर? लिक्विड प्लस सॉलिड, जेल बनाते हैं, जैसे जेली हो गया, चीज है, बटर है, लिक्विड और सॉलिड होते हैं, उसमें लिक्विड कंपोनेंट होता है, सॉलिड कंपोनेंट होता है। ठीक है? ये सब क्या है बेटा? ये सब क्या है? स्टेबल मिक्सचर्स हैं, कोलॉइड्स बना रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोलॉइड, स्टेबल मिक्सचर्स हैं। क्लियर? और फिर आपके पास आ जाता है एग्जांपल सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड सोल बना लेते हैं, मिल्की ग्लास। कलर्ड जेमस्टोन, जेमस्टोन के अंदर एक से ज्यादा अगर आपको कंपोनेंट्स आप ऐड कर दो तो कैसा सॉलिड वो बनाते हैं? हीरा, है ना, रूबी, आपको बड़े सारे जेमस्टोन्स दिख जाते हैं। ठीक है? तो ये क्या है बेटा? सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स हैं। राइट? अब आती है बात बेटा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है? सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। सो ये हमारे पास टॉपिक है। तो इसमें क्या है बेटा? हेट्रोजेनस मिक्सचर। यहां पे क्या आता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। कि अब अगर आपको कोई कंपोनेंट सेपरेट करना है तो सेपरेशन के भी बड़े सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा? इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन और टाइप ऑफ अ मिक्सचर दैट यू आर डीलिंग विद, कि वो कौन सा टाइप है मिक्सचर का, कि टोटल सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड है, लिक्विड लिक्विड है, जेल जेल है, जेल लिक्विड है, एंड गैस लिक्विड है, गैस सॉलिड है, क्या है वो उस पर डिपेंड करेगा। और आपका टाइप जो आप सेपरेट करोगे वो भी सेम चीज पे डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के मिक्सचर को आप सेपरेट करना चाहते हो। सो हेट्रोजेनस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू their constitutes by a simple physical methods. So these methods include hand picking, sieving and filtration. ठीक है? तो heterogeneous mixture को आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकल मेथड्स के थ्रू, जिसमें हम सिंपल की बात करें, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स पे मत जाओ, जो आप आराम से हैंड से कर सकते हो। सीविंग से, ये सीविंग हो गया, ये हैंड पिकिंग हो गया, देखो हैंड से पिक कर रहे हो, हैंड पिकिंग, ये आपका हो गया सीविंग, ये आपने सीव यूज कर रहे हो। यस? तो आप ऐसे पहली बात तो आप कर सकते हो, और फिल्ट्रेशन आप यूज कर सकते हो, जो हमने पिछली एक्टिविटीज में भी देखा। नाउ ओके, नेक्स्ट आपका हमारा टॉपिक आता है ऑब्टेनिंग कलर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, कि हमें कलर्ड कंपोनेंट्स निकालने हैं ब्लू ब्लैक इंक से, दैट इज आवर टॉपिक।
तो उसके लिए हमारे पास एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.4। प्रोसीजर पे जंप करते हैं सबसे पहले। सो फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। बीकर आपने पानी से डाल लिया, बीकर में पानी। नाउ पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। ये आपने वॉच ग्लास रख दिया, ये डायग्राम में देखो वॉच ग्लास आपने रख दिया, ठीक है। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। उसके बाद आपने इंक भी डाल दिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक भी डाल दिया आपने वॉच ग्लास में। क्लियर। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। उसके बाद आप देखोगे बेटा कि कैसे आपने इसको हीट भी देना स्टार्ट कर दिया है। यू हैव स्टार्टेड हीटिंग द बीकर, राइट। नाउ वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली। हमें डायरेक्टली इंक को हीट नहीं करना। You will see that evaporation is taking place from the watch glass. कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा कि जो इंक जहां पे आपने डाली है वॉच ग्लास में, वहां पे आप देखोगे कि इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो गई है। Now continue heating as the evaporation goes on and stop heating when you do not see any further change on the watch glass. ठीक है, तब तक आपने उसको हीट करते रहना है जब तक आप देख रहे हो कि इवेपोरेशन का प्रोसेस चल रहा है। आपने तब उसको हीट करना बंद कर देना है द मोमेंट यू सी दैट इवेपोरेशन हैज स्टॉप्ड, कि इवेपोरेशन खत्म हो चुकी है, अब इवेपोरेशन नहीं हो रही है। नाउ ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो। तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या आती है? ऑन हीटिंग द सोल्यूशन वाटर इवेपोरेट्स। जैसे ही आपने सोल्यूशन आप हीट करने लगे तो वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो गया एंड वी गेट बैक द इंक डाई इन द वॉच ग्लास। और हमें क्या मिल गया बेटा? इंक जो है डाई आपको मिल गया किसमें? वॉच ग्लास में। क्लियर। नाउ इसके पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है? द डिफरेंट सब्सटेंस हैज डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। वी यूज दिस प्रॉपर्टी टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर। इस पूरे एक्टिविटी से बेटा हमको ये समझ में आया कि हर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। कैसे? हाउ विल यू डिटरमाइन? कैसे हमने डिटरमाइन किया कि आपने बेटा पानी भी लिया है बीकर में और आपने इंक भी लिया है। अब इंक भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो क्या बोलते हैं पानी का, वो ज्यादा हाई है और उसके होने की वजह से जल्दी जल्दी जैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच हुआ फटाफट पानी का, वो बॉयल होना शुरू हो गया एंड बॉयल होकर बिल्कुल इवेपोरेट हो गया। वेयर एज इंक का बॉइलिंग पॉइंट आने में अभी टाइम था, इंक का बॉइलिंग पॉइंट अभी नहीं आया, राइट। So here the boiling point of the ink is much higher than that of water. अगर boiling point water का यहाँ है तो ink का इधर है, तो जैसे ही water का boiling point आया ये तो evaporate हो गया, whereas ink तक तो पहुंचा ही नहीं boiling point, so ink वहीं का वहीं रह गया। तो it shows कि अगर आपके पास different components है तो obviously they have different boiling points and वो अपने boiling point के हिसाब से फिर वो evaporate होते हैं, right? So on heating the ink solution, water evaporates while ink dye remains in the china dish. इसी वजह से water बिल्कुल evaporate हो गया और ink dye जो है वो china dish में रह गई। Clear? So we can separate the volatile component solvent from the non-volatile solute by methods of evaporation. अब यहाँ पे आपको volatile और non-volatile जैसे words दिख रहे हैं। Volatile जो क्या हो जाता है? evaporate हो जाता है जल्दी, इवेपोरेट हो जाता है जल्दी, उसको हम बोलते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस, और उसमें आपका सॉल्वेंट था क्या? वाटर। वेयर एज नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, जो बेटा नॉन वॉलेटाइल होते हैं सोल्यूट, नॉन वॉलेटाइल जो डू नॉट इवेपोरेट, जो इवेपोरेट नहीं होते, राइट, वो पीछे रह जाएंगे और इवेपोरेट वाला जो आपका सब्सटेंस है वो इवेपोरेट होकर चला जाएगा। क्लियर। तो इससे हम बेटा देखो सेपरेट कर सकते हैं। जैसे इंक हमें चाहिए थी तो इंक हमें मिल गई, पानी इवेपोरेट हो गया, तो क्या हो गया? पानी और इंक अलग अलग आपको मिल गए, राइट। तो ऐसे मेथड ऑफ इवेपोरेशन से आप इस तरीके के वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स जो है वो आप सेपरेट कर सकते हो। अब हमारे पास आता है बेटा अनदर सेपरेशन का मेथड, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क। कि आप क्रीम को मिल्क के साथ कैसे सेपरेट करोगे, राइट, मिल्क से कैसे सेपरेट करोगे क्रीम को। तो उसके लिए भी हमारे पास एक्टिविटी है। लेट्स जंप इनटू द प्रोसीजर फर्स्ट। नाउ टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। पूरा एकदम फुल क्रीम मिल्क आपने ले लिया टेस्ट ट्यूब में, राइट। नाउ सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। अब उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। हमने सेंट्रीफ्यूज के बारे में क्या डिस्कस किया था?
दैट सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज अ मशीन जिसमें अगर आप टेस्ट ट्यूब डालो तो बेटा 2 मिनट ही बहुत है उसके लिए, क्योंकि वो इतने हाई रेवोल्यूशन पे घूमता है, इतनी तेज घूमता है कि उसमें फटाफट सेपरेशन हो जाती है, जो थोड़े से हेवियर मॉलिक्यूल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, राइट? सो if a centrifuging machine is not available in the school, you can do this activity at home by using a milk churner used in the kitchen. तो मिल्क चर्नर आप यूज कर लो जो आपके किचन में यूज होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन अगर आप यूज कर रहे हो तो वो ज्यादा अच्छा है, राइट? सो इफ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, विजिट इट एंड आस्क. अगर आपके पास मिल्क डेयरी है नियर बाय, अच्छा देखो आपने सेंट्रीफ्यूज किया तो सेंट्रीफ्यूज में बेटा क्या हुआ, क्रीम क्या होती है, थोड़ी सी लाइटर होती है, whereas milk is heavier. तो आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो मिल्क तो नीचे रह जाएगा और क्रीम ऊपर आ जाएगी, क्योंकि हैवियर मॉलिक्यूल तो नीचे आ रहा है ना, तो इस हिसाब से मिल्क नीचे आ गया, और क्योंकि क्रीम थोड़ी सी हल्की है तो क्रीम ऊपर रहेगी. तो ऐसे एक तो ये चीज है कि आपने सेपरेट कर लिया, राइट? और उसके अलावा आप अपने मिल्क डेयरी, जो भी आपके डेयरी नियर बाय होगी, आप वहां जा सकते हो, वहां पे विजिट कर सकते हो और आप उनको पूछ सकते हो दैट how do they separate cream from the milk, or how do they make cheese from the milk. So अब हम ऑब्जर्वेशन पे आते हैं बेटा. तो ऑब्जर्वेशन हमारी क्या बोलती है, that centrifugation of the milk separates them into skimmed milk and cream at the top. कि आप कोई चीज इतनी तेज घुमा रहे हो कि मिल्क नीचे रह गया और क्रीम टॉप पे आ गया, राइट? तो ये हमने देखा कि हमने ऐसे, ये तो बहुत आसान था, कैसे हमने मिल्क और क्रीम को सेपरेट कर लिया है, तो मुश्किल था ही नहीं बिल्कुल भी, राइट? तो उसके लिए हमने कौन सा मेथड यूज किया है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज किया है, राइट? तो एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर मे हैव डिफरेंट डेंसिटीज. लो, एक आपने इवेपोरेशन से सेपरेट किया था जिसमें डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट थे, अब यहाँ पे आपकी डिफरेंट डेंसिटीज की बात आ गई. यहाँ हम बात कर रहे हैं डिफरेंट डेंसिटीज की. सिंपल, कैसे डिफरेंट डेंसिटीज की बात कर रहे हैं कि बेटा मिल्क ज्यादा डेंसर है, मिल्क इज मोर डेंसर, ज्यादा हैवी है, ज्यादा डेंसिटी है तो नीचे आ जाएगा. वेयर एज जो क्रीम है इट इज लेस डेंसर, इसकी डेंसिटी थोड़ी ये हल्का है एज कंपेयर टू द मिल्क, तो जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो भारी है वो नीचे रह जाएगा, राइट? सो व्हेन सच मिक्सचर इज शेकन विगरसली, कैसे, सेंट्रीफ्यूगेशन से. कैसे विगरसली हम कर रहे हैं बेटा इसको मूव, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से, ठीक है? Lighter particles separate from the rest or float on the surface. Lighter particles ऊपर आके आराम से तैरने लग जाएंगे. Yes? And milk fats are lighter than the rest of the mixture. As a result, when we shake milk vigorously, milk fat separates and start floating on the surface. अगर आप अकेला मिल्क भी लेते हो और अगर आप मिल्क को ही सेंट्रीफ्यूज करते हो तो मिल्क में जो जितना फैट होएगा, क्योंकि फैट थोड़ा सा हल्का होता है मिल्क से, तो आपको मिल्क का फैट है ना मिल्क के ऊपर दिखने लग जाएगा व्हेन यू सेंट्रीफ्यूज इट, राइट? सो दैट इज द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन. एंड यहाँ पे हम सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज यूज करते हैं दैट इज सेंट्रीफ्यूज. क्लियर? एप्लीकेशंस क्या हैं बेटा, एप्लीकेशन सेंट्रीफ्यूगेशन की या फिर एप्लीकेशन जो सेपरेशन की हम मेथड्स यूज कर रहे हैं, क्या एप्लीकेशंस है इसकी? सो इट इज यूज्ड फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट इन डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज. पहली तो आपकी ये यूसेज हो गई, ब्लड टेस्ट में यूज होता है. यूज्ड टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, बटर से आप क्रीम सेपरेट कर सकते हो इन डेयरीज एंड एट होम, ठीक है? उसके अलावा यूटिलाइज्ड इन वॉशिंग मशीन्स टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द ड्रेंच्ड क्लोथिंग. अच्छा, ये आपकी वॉशिंग मशीन में भी होता है. वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो तो वॉशिंग मशीन कितनी तेज घूमती है जिसमें से पानी बाहर चला जाता है कपड़ों से. यस, वो एक तरीके का सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही है बेटा जिसमें बहुत फास्ट मोशन होता है, बहुत तेज घूमती है मशीन. सेम चीज सेंट्रीफ्यूगेशन में होती है, राइट? So yes, this was all about this lecture. तो इतना टॉपिक जो है हमने इस लेक्चर सेकंड में कवर किया है, एंड जो बाकी आपका रिमेनिंग चैप्टर है that we are going to cover in the third lecture of this chapter. Right? Till then, keep studying. और lectures देखो, बार बार देखो, try understanding the concepts because it is not very tough to learn all these things because अभी तो आपके chapters थोड़ी easy हैं, right? So I hope आपको समझ में आया होगा, and yes, thank you so much and I'll see you in the next lecture.